आज है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में छेड़छाड़ करनी है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अगर आपको संविधान में कुछ करना है तो उसके लिए स्पेशल रास्ते हैं, तभी हो पाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या हो चुका है, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी है, इस डॉक्यूमेंट की कितनी खासियत है, वो सारी बातें हम यहाँ पे जान पाते हैं। 3 तरीके से हम चेंज करते हैं संविधान में, कैसे, कोई चीज डाल के, कोई चीज निकाल के और कोई चीज को अंदर ही अंदर छेड़खानी करके। क्यों जरूरी है क्या अमेंडमेंट करना? संविधान लिख दिया गया, बहुत बढ़िया है संविधान, क्या दिक्कत है भाई? नहीं कर रहे चेंज हम। तो इन लोगों के हिसाब से जो इनकी जो पार्लियामेंट है ना, वो सर्वे सर्वा है, वो जो चाहे जब चाहे कर डाले, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस अमेंडमेंट से होना जाना क्या है भाई? कैसे होगा? राष्ट्रपति का इसमें मंजूरी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, हाँ, जब वो बिल पेश हो जाए, पार्लियामेंट से पास हो जाए, तब राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। बोथ द हाउसेज नीड टू पास द बिल विद स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट हो रहा है तो आसान रास्ता नहीं माना गया है। जनरली संविधान में छेड़छाड़ होने वाले बिल राज्यसभा में आते हैं, क्योंकि ये बॉडी अमर है। इतने सब कारनामे के बाद जब ये बिल पेश होगा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास उनकी डेस्क पे आएगा, राष्ट्रपति बोलेंगे बाप रे बाप तुमने तो पास करा लिया। पीएम साहब बोलेंगे कर दिया, अब साइन करो चुपचाप, अभी के अभी 5 मिनट के अंदर। नागरिकता, फिर इलेक्शंस, फिर डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है? जब हम बाउंड्रियां बनाते हैं। बाउंड्रियां, ये अभी टॉपिक आपके आगे आएगा और आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? स्वागत है यूपीएससी वाला में। आज है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में छेड़छाड़ करनी है, तो एक समय पे इमेजिन करो भैया संविधान एकदम बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब 1950 संविधान लागू हो गया, जनवरी 26 जनवरी हो गया, सब कुछ बढ़िया। अब इसके बाद 26 जनवरी से हमारा दिन आगे बढ़ता है, देश का आगे हम बढ़ते गए 1951 पहला सुप्रीम कोर्ट में केस। उसके बाद हम आते हैं आगे चल के और जमानों में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अगर आपको संविधान में कुछ करना है तो उसके लिए स्पेशल रास्ते हैं, तभी हो पाएगा। हमारे संविधान को आराम से कोई भी छेड़खानी कर सके कोई पार्लियामेंट, उसके भी इंतजाम यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं कि कितने हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, संविधान में कितनी छेड़छाड़ मंजूर है, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई। अब ये चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार और बहुत, मेरा तो बहुत फेवरेट चैप्टर है। जुडिशरी के बाद एक और यही आता है जिसमें पढ़ने मजा आता है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ना इस चैप्टर में समझ में आता है कि हमारा जो संविधान, जो हमारी रूल बुक, जो हमारी सबसे बड़ी किताब, सबसे बढ़िया हमारा एकदम लिविंग ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनिक हमारा डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या हो चुका है, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी है, इस डॉक्यूमेंट की कितनी खासियत है, वो सारी बातें हम यहाँ पे जान पाते हैं। अब पढ़ना क्या है इस टॉपिक में? हमें पढ़ना है कि साहब अमेंडमेंट से होता क्या है ना? अमेंडमेंट कैसे कैसे हो सकता है, अमेंडमेंट का स्कोप क्या है कि नहीं? तो इससे हम स्कोप समझेंगे। और जैसे यूएस का संविधान है, अमेरिका इसका, यूके का संविधान है, क्या वैसा ही है हमारे यहाँ पे? नहीं। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि प्रोसीजर क्या है साहब, कैसे बदल सकते हैं इसका संविधान, है ना? आप संविधान अगर हमें बदलना ही है तो उसके रास्ते तरीके क्या हो सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि भैया अमेंडमेंट, कौन से वाले अमेंडमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। मतलब हमें कोई अगर नई चीज लानी है, जो प्रोसीजर है उसका, तो उससे कौन सा वाला अमेंडमेंट हो सकता है। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, ये है हमारा एक और टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि अमेंडमेंट का जो रास्ता है, जो तरीका दिया हुआ है, वो तरीका कितना बढ़िया है, कैसे अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका क्रिटिसिज्म, मतलब उसका थोड़ा सा, उसका अन्वेषण कह लो, उसका सर्वेक्षण कह लो, उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम कि इसका जो रास्ता दिया हुआ हमारे संविधान में वो कितना बेहतर है, कितना बढ़िया है, वो सारी बातें हैं यहीं पे। चलो साहब, अब इसके जहां नोट्स डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हो आप अपना ले सकते हो, आपको पता है कहां से लेनी है, आपको यहीं से लेनी है। यहीं पे इस बैच में आपको एनरोल करना है, जिसका नाम है संभव 2026। यहाँ पे एनरोल करोगे तो आप अपने क्लास नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है? इसका लिंक लगा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। अब इसके बाद हमें पता है हमारे और आपके फेवरेट बैचेस जिनको अगले साल तैयारी करनी है 2026 में, उन बच्चों आपके लिए प्रहार है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और अगर आप फुल अंग्रेजी वाले, एकदम बिल्कुल प्योर इंग्लिश, तो आपके लिए टाइटन नाम है उसका, उसकी प्राइस रिवील हो गई 9,999। चलो साहब, जो बच्चे 2027 में जाएंगे तैयारी करने, उनके लिए ऑप्शन क्या है? संकल्प इंग्लिश में और हिंदी में, और उसका फुल अंग्रेजी नाम पिनैकल, वो प्योर इंग्लिश में है, ठीक है जी? इसकी प्राइस रिवील हो चुकी है, ये रही 13,499, ये है 13,499, सॉरी। अब जो बच्चे 3 ईयर प्रोग्राम में हैं, जिनको 2028 में एग्जाम देना है, दैट मींस उनके पास अभी समय है, वो कॉलेज गोइंग होंगे या जो भी होंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उनके लिए एक ही तरह का बैच है जिसको हम कहते हैं प्रारंभ, और ये 2 भाषाओं में है, वो है इंग्लिश में और हिंदी में। इसकी प्राइस रिवील्ड है, ये रही इसकी प्राइस 31,999। चलो साहब, अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। नहीं, ये मेन मुद्दा नहीं है, ये आपका मेन मुद्दे के, ये एक साइड क्वेस्ट है। तो अगर आपको यहाँ पे नोट्स वोट्स, जो भी आपको बातें करनी हो, जो भी आपके मन में हो भड़ास, आप निकाल सकते हो। और मेरे पर्सनल आप टेलीग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको करना हो। आप मेरा टेलीग्राम हैंडल ले लो साहब, ये रहा, और मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूं। समय का अभाव थोड़ा सा हो जाता है, उसकी क्षमा याचना आपसे करता हूं, ठीक है भैया? अब हमारे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे चलो साहब, अमेंडमेंट की बात करते हैं। अमेंडमेंट का मतलब ही होता है
कुछ चेंज करना, अमेंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज जो पहले से थी हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं, अब उसमें कोई चीज ऐड कर रहे हैं, कोई चीज निकाल रहे हैं, कोई चीज को उसमें अंदर ही अंदर मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं दैट मींस चेंज बाय वे ऑफ, लिखना शुरू करो, ये आपको लिखने हैं, चेंज बाय वे ऑफ क्या, एडिशन, या तो हम कुछ ऐड करें, है ना, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे, जैसे हमने डीपीएसपीस देखे थे, जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटी देखी थी, तो हमने उसमें एक ड्यूटी ऐड करी थी 86वें अमेंडमेंट से, वो आप बताओगे कौन सी वाली है। सो एडिशन हो गया, रिपील हो गया, हमने एक फंडामेंटल राइट को रिपील किया था, याद करो, हमने उसको हटाया था, फंडामेंटल राइट बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया था। फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है, जब हम कोई चीज को अंदर अंदर मॉडिफाई करते हैं, सो उसको हम कहते हैं, उसको अंदर ही अंदर एकदम से उसको चेंज करना, उसको अंदर ही अंदर उसकी छेड़छाड़ करना, मॉडिफाई करना, ठीक है भैया। तीन तरीके से हम चेंज करते हैं संविधान में, कैसे, कोई चीज डाल के, कोई चीज निकाल के, और कोई चीज को अंदर ही अंदर छेड़खानी करके, ये होते हैं रास्ते। अब अमेंडमेंट का हमें पहले बताओ सर, कैसे मुद्दा आया, क्यों जरूरी है क्या अमेंडमेंट करना, संविधान लिख दिया गया, बहुत बढ़िया है संविधान, क्या दिक्कत है सर, भाई नहीं कर रहे चेंज हम, लेकिन अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे देखते हैं। सो हमारे देश का जो संविधान है वो बाकी देशों की तरह ही रास्ते, तरीके और कारण देता है कि आपको कैसे कैसे संविधान अगर चेंज करना हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के देशों का संविधान देखो, एक अंग्रेजों का जो हमारे यहाँ गुलाम, जो हमको गुलाम बना के रखे थे 200 साल तक, एक उनके बाद ये जो थे अमेरिकन। अब इन दोनों का संविधान अलग अलग है, सीखा यूएस ने भी और इंडिया ने भी इन्हीं से है, ठीक है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग है, हम दोनों के रास्ते बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस का संविधान और इंडिया का संविधान इज समवॉट अलाइक समवॉट डिफरेंट, लेकिन सीखा कहां से, इन्हीं के यहां से। अब जो ब्रिटेन के जो लोग थे, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन के वहां के निवासी हैं ब्रिटिशर्स, तो इन लोगों के हिसाब से जो इनकी जो पार्लियामेंट है ना, वो सर्वे सर्वा है, वो जो चाहे जब चाहे कर डाले, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। दैट मींस उनकी जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट हर दिन सुबह उठती है और वो जो भी एक्ट बनाती है, वो जो भी रूल्स रेगुलेशन कानून बायलॉज ऑर्डर कुछ भी बना दे, वो वहां का संविधान है। बस आज 1 जनवरी 2026 है, आज के दिन इन्होंने कोई बनाया एक्ट ए, और अगले दिन 1 फरवरी हुई, मान लो 1 महीने बाद इन्होंने बना दिया एक्ट बी, और वो एक्ट बी जो है वो एक्ट ए से बढ़िया है, तो एक्ट ए गया, तो इनका संविधान यानी चेंज हो गया। कैसे, इन्होंने जो 1 जनवरी को जो बनाया उसको उन्होंने रिपील कर दिया अगले ही महीने पे। तो इनके जब जब पार्लियामेंट सुबह उठे, इनका मन करे आज साहब ये वाली बात को ऐसे बोलेंगे, इस वाली बात को ऐसे बोलेंगे, ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है भैया। लेकिन इधर जो ये लोग थे, ये इनके गुलाम थे एक समय पे। 1777 याद करो यूएस आजाद हुआ था, तो यूएस जब आजाद हुआ, ये इन्हीं से आजाद हुआ, यूएस ने कहा ओ भाई नहीं नहीं नहीं, इनका वाला रास्ता इन्हीं लोगों के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए नहीं है। कैसे, इन्होंने कहा हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम अभी 13 कॉलोनियां, 13 ही कॉलोनियां थी, वर्जीनिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, सारी ये सब थी। तो इन कॉलोनीज ने फाइट लड़ी थी अपने इन लोगों से, कॉलोनाइजर से। और जब 13 कॉलोनियां आजाद हुई तो इन्होंने कहा कि हम सारे, तुम 13 कॉलोनियां हैं जितनी हम यहां पे यूएस कॉन्टिनेंट में, हम सब अपनी अपनी कुछ पावर छोड़ते हैं, तुम भी छोड़ो, हम भी छोड़े, कोई और भी छोड़े, और हम सब बनाएंगे एक सेंटर। वो सेंटर कहां बैठेगा, वॉशिंगटन डीसी में, और इस सेंटर को हम बोलेंगे द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो कैपिटल है, ये फेडरल गवर्नमेंट होगी। इस फेडरल गवर्नमेंट को कुछ कुछ और काम बड़े बड़े करने होंगे, जैसे डिफेंस, जैसे आरबीआई, जैसे उनके यहाँ होती होगी फेडरल रिजर्व, जैसे उनके यहाँ की फॉरेन रिलेशन जो भी होंगे। और यहां का जो संविधान है, ये जो संविधान बन के रेडी हुआ है, इस संविधान को क्योंकि हम सारे स्टेट्स लोगों ने मिल के पावर दे के बनाया था सेंटर को, तो हम ही सारे स्टेट्स के लोग पहले बोलेंगे, तब संविधान में चेंज होगा। अब दोनों ही रास्ते बहुत टफ थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, याद करो, हमारे संविधान सभा के सर बीएन राव, तो सर बीएन राव ने कहा यार ये तो बड़ा पेचीदा है। एक तरफ तो इनके जैसा तरीका है कि एकदम सुबह उठे आराम से बदल डाला, एक तरफ इनके जैसा है जो बिल्कुल ही एकदम, जैसे कहते हैं एकदम ही हो ही नहीं पा रहा है, लो भैया कैसे हो पाएगा। अब हमने कहा ना ना ना, दोनों का मिक्सचर लो, दोनों का बेहतरीन चीज लेते हैं, दोनों की सिंथेसिस लेंगे, वो बना है हमारा संविधान, वो है हमारा संविधान। दैट मींस हमारा संविधान अमेंड हो सकता है आसान रास्ते से भी, टफ रास्ते से भी। दोनों ही तरीके के प्रोसीजर संविधान में लिखे हैं कि कौन सा रास्ता कब अख्तियार करना है, कौन सा रास्ते को कब यूज करना है। ठीक बात हो गई। दैट मींस जब भी आगे चल के समय बदल रहा है, चेंजिंग नीड्स, कंडीशन, सब कुछ, तब उस समय पे हमारा संविधान चेंज हुआ जा सकता है। इंडिया में रास्ता है इसको भैया अमेंड करने का, हमारे देश के संविधान को। अब कैसे रास्ता है, कहां रास्ता है, वो लिखा हुआ है 368 में, जो कि पार्ट 20 में आता है। एक इकलौता आर्टिकल इकलौते पार्ट में बैठता है। इमेजिन करो, हमारे संविधान के 22 पार्ट हैं, उन 22वां में से एक 20वां पार्ट है जिसके अंदर इकलौता एक आर्टिकल है, जिसकी बहुत हैसियत है। इस आर्टिकल की बहुत जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इसके अराउंड डिबेट,
संविधान में यही बात हो रही थी कि साहब अब पार्लियामेंट चेंज करें या स्टेट चेंज करें, क्योंकि इनकी पार्लियामेंट करती है, इनके स्टेट वाले लोग करते हैं ज्यादातर, सब लोग ये पहले यही लोग बोलते हैं। ये जितने सारे आज की तारीख में जो 50 स्टेट है, ये सब लोग मिलकर कहते हैं कि आज संविधान में चेंज होगा। अब आज से नहीं, वो 2 महीने से तैयारी होती तब जाके वो हो पाता है, कोई बात नहीं चलो। लेकिन अब बात यही हो रही है, हमारे संविधान में क्या है लिखा हुआ बात कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। वो कहां है? आर्टिकल 368 में। क्लियर बात है? दैट मींस हमारा संविधान एक चीज तो बोल रहा है क्लियर कि पार्लियामेंट चेंज करेगी। जो भी छेड़खानी करनी है, इसमें कुछ भी ऐड करना है, इसमें कुछ भी डिलीट करना है, इसमें कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करना है, जैसा भी करना है कर सकते है, लेकिन कौन? ओनली और ओनली पार्लियामेंट। दैट मींस हमारा संविधान इज नाइदर फ्लेक्सिबल जैसे इनका है ब्रिटेन वालों का, नॉर इट इज वेरी रिजिड जैसा इनका यूएस वाला है। तो यूएस वाला संविधान चेंज ही कितनी बार हुआ होगा? 1777 का बना हुआ संविधान, उसमें अभी तक गिनती अमेंडमेंट हुए हैं, और हमारे में देखो 110वां अमेंडमेंट भी आ रहा है। तो हमारे यहाँ अमेंडमेंट काफी सारे हो गए हैं। अब अमेंडमेंट तो हमारे यहाँ हो गए, लेकिन साहब इनके रास्ते कैसे हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो बातें तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि भैया पार्लियामेंट देख ले अपने मन से। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, संविधान को ऊपर नीचे करना कर दो, ठीक है कर दो, पर पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस, वो वाले प्रावधान जो कि संविधान की मूल भावना बनती है, जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि संविधान की अंतरात्मा बनती है। पार्लियामेंट सबको चेंज कर ले, लेकिन फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल हमारे और प्रिंसिपल्स हमारे देश के, हमारे संविधान में, वो चेंज नहीं होने चाहिए। आप लैंग्वेज चेंज कर दो, आप वर्डिंग चेंज कर दो, लेकिन वो भावना रहनी चाहिए। दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये कहां आई थी? ये आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था केशवानंद भारती का। ये एक फैसला क्या था? 1973 में एक केस था, एडनीर मठ था, याद करो, मैंने बताया भी था कि एक एडनीर मठ था केरला में। वहां पे ये गुरुजी चले गए थे, कहां? ये पहले ये पहले हाई कोर्ट गए, फिर अपने सुप्रीम कोर्ट भी गए। वहां पे जाके तब 13 जजेस बेंच ने वहां पे बोला कि अब हम फैसला दे रहे हैं, और ये फैसला क्या रहेगा? इस फैसले में हम बता रहे हैं कि पार्लियामेंट क्या चीज कर सकता है, क्या चीज नहीं कर सकता है। और वो 7-6 से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लोकतंत्र को बहुत 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 ज्यादा बिगड़ने से बचाया। अब चलते हैं आगे। क्या है अमेंडमेंट? क्या होता है? कैसे होता है अमेंडमेंट? लाओ पूरा बताओ। अब अमेंडमेंट संविधान में होना है। अच्छा, क्या कल को मैं खड़े होकर चिल्ला दूं भाई साहब सड़क पे उठ के कि साहब अमेंडमेंट करो? मेरे अब कहने से कुछ होगा नहीं। हो सकता है मेरे कहने से कोई मंत्री या कोई मिनिस्टर मेरी बात सुन ले और वो एक बिल ले आए, तो हां, मतलब रास्ता है। क्या रास्ता है? कैसे? एक उसके लिए विधेयक आएगा, एक उसके लिए एक बिल आएगा। बिल क्या होता है? एक बिल क्या होता है? एक्ट का पुराना रूप। जब तक वो कानून नहीं बना है तब तक उसकी खाका, तब तक उसका स्केलेटन। दैट मींस बिल, दैट इज बिफोर एक्ट, जो उसकी लैंग्वेज होती है जो भी कानून की, बिफोर एक्ट। ठीक है भैया। अब संविधान में अमेंडमेंट करना है, उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि पार्लियामेंट में कोई भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2 हाउस होते हैं, उसमें एक बिल पेश हो, एक विधेयक पेश हो। विधेयक में क्या लिखा होगा कि भैया पर्पस क्या है, हम ये संविधान में अमेंडमेंट क्यों लेके आए हैं, क्यों लेके आना चाह रहे हैं, इसके फायदे उद्देश्य क्या है। अच्छा, कौन ला सकता है? या तो कोई मंत्री ला सकता है, सरकारी बिल होगा वो, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? यहाँ पे प्राइवेट मेंबर माने कोई भी एमपी। इसको लिखो अलग से यहां पे, प्राइवेट मेंबर मींस, इसको लिख लेते हैं ब्लू से, मींस, दिख रहा है यहां पे कि नहीं? नहीं दिख रहा, ये भी कलर नहीं दिख रहा। तो प्राइवेट मेंबर वो होगा जो बस सरकारी नहीं होगा, ठीक है। अब वो सरकारी मतलब वो मंत्री नहीं है, तो प्राइवेट मेंबर मींस नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं? 543 लोकसभा में, 250 के आसपास, 245 के आसपास कहां पे? राज्यसभा में। अब इमेजिन करो, इनमें से कुछ ही लोग मिनिस्टर होते हैं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे, ठीक है भैया। तो बाकी लोग क्या हैं? राहुल गांधी जी क्या हैं, या और जो एमपी जिनके बारे में आप जानते हो, जो आपके जिला के कोई एमपी हो, अगर मान लो वो मंत्री नहीं है तो वो क्या है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी वो एक प्राइवेट मेंबर है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे ना हो। लेकिन अगर वो सरकारी मंत्री नहीं है, दैट मीन्स वो एक प्राइवेट मेंबर माने जाएंगे। और प्राइवेट मेंबर भी अपना एक बिल लेके आ सकता है जो संविधान में अमेंडमेंट करने निकले, ठीक है भैया। अब इस अमेंडमेंट से होना जाना क्या है भाई? कैसे होगा? राष्ट्रपति का इसमें मंजूरी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं। यहां पे राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट एट ऑल नीडेड। इनकी जरूरत नहीं है। हां, जब वो बिल पेश हो जाए, पार्लियामेंट से पास हो जाए, तब राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, ये बात भी है। अब वो बिल कैसे पेश होगा,
कैसे पास होगा उसकी मेजोरिटी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब क्या क्या रास्ते हैं उसके, ये इसको हम आगे अभी पूरा खोलेंगे, अभी इसको क्या करना है। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ये एक वर्ड अभी बहुत आएगा आगे चल के। तो ये क्या होती है, जो पूरे जितने लोग होते हैं वो 50% से ज्यादा लोग तो हाँ बोल रहे हो, ठीक है साहब। दूसरा, 2/3 ऑफ जो भी जिस दिन उस दिन जितने भी लोग आए हैं, उस दिन जितने भी लोग आके वो हां बोल रहे हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग। हो सकता है कुछ लोग प्रेजेंट हो पर वोट ना दे रहे हो, तो उनको फिर एक्सक्लूड करो। अब जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उसमें से 2 से ज्यादा लोग हाँ बोल रहे हो और वो पूरा नंबर 50% से ज्यादा हो पूरे हाउस का। अभी आगे इसको पूरा खोलते, एग्जांपल भी लेंगे, मैथमेटिक्स का समझ में आ जाएगा। नाउ अब ये बिल क्या होगा, ये दूसरे हाउस में जाएगा, वहां भी सेम तरीके से पास होगा। बोथ द हाउसेज नीड टू पास द बिल विद स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट हो रहा है, तो आसान रास्ता नहीं माना गया ये। चलो साहब, अब इसके बाद अगर एक हाउस ने पारित कर दिया, दूसरा हाउस जो है एकदम लड़ गया कि मैं नहीं पास कर रहा ये वाला, अब ऐसे केस में लोकसभा से मान लो पास हो गया और राज्यसभा में जाके वो बिल अटक गया, तो ऐसे में क्या डेडलॉक हो गया ये। तो डेडलॉक के समय पे देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, सॉरी, वो बिल का अब अंत निश्चित है, क्योंकि एक हाउस ने पारित कर दिया है और एक हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो बिल की खत्म, आगे उस बिल का कोई फ्यूचर नहीं है। नाउ जब भी कोई हमें ऐसे फेडरल प्रोविजन चेंज करने हो, फेडरल माने क्या होते हैं, जो ऐसे प्रोविजन जिनकी वजह से कुछ भी चीज में हमारे संघीय ढांचे में छेड़छाड़ हो रही हो, जैसे हमारे स्टेट्स के साथ जब हमारा जो रिश्ता होता है सेंटर स्टेट रिलेशन वाले, जब अगर कोई पावर्स में अगर चेंज करना हो, कोई कॉन्करेंट लिस्ट में अगर चेंज करना हो, तो ऐसे केस में हमें स्टेट्स की रजामंदी भी चाहिए होती है। तो ऐसे में पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से तो पास हो गई होगा वो विधेयक, साथ ही साथ हमारे देश के आधे से ज्यादा, हाफ ऑफ द स्टेट्स की विधानसभाएं उसको पारित करें। 28-29 स्टेट्स हैं, तो उनका आधा करो, 15-16, एटलीस्ट 16 स्टेट्स उसको हाँ बोलें कि हाँ भैया बहुत बढ़िया, एटलीस्ट 15 स्टेट उसको हाँ बोलें कि हाँ भैया बहुत बढ़िया बिल है, इसको डन करो, ओके करो। तो जब तक पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी और संविधान में छेड़छाड़ करने के लिए अगर वो कोई ऐसा फेडरल प्रोविजन चेंज करने वाला वो बिल है, तो उस समय पे स्टेट से रजामंदी भी चाहिए होगी। अब राष्ट्रपति इसमें क्या करेंगे, ये सब पूरी इतनी जब रामकथा होने के बाद, जब इनके पास सब तरफ से बिल पेश होके पारित होके आ गया, अब 24वां अमेंडमेंट कहता था, 24वां अमेंडमेंट पास हुआ था बहुत पहले ही, तो उस समय के अमेंडमेंट ने बोला कि चाहे जो हो जाए, अब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, और अगर संविधान को हमने अगर भैया इनको अगर स्टेट्स ने पारित कर दिया है, देन इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। अब राष्ट्रपति उसको एक बार टालम टोली नहीं कर सकते, और राष्ट्रपति ये नहीं कहते अरे प्रधानमंत्री जी बार सोचे आओ दोबारा से, देख लो संविधान में अमेंडमेंट होना है, इतना बड़ी चीज है ये, इस समय हो गया अमेंडमेंट, अब तुम साइन करो, इस बिल को एक्ट बनने दो। फाइनली वो बिल वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, कोई भी स्टेट की विधानसभा अपने मन से कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती ऐसा कोई भी कानून जो कि संविधान में अमेंडमेंट करने निकले। ठीक है भैया, कौन लोग ला रहे हैं इसको अमेंडमेंट, भाई अमेंडमेंट करने के लिए कौन लोग ला सकते हैं, कोई भी प्राइवेट मेंबर हो या कोई मिनिस्टर। मिनिस्टर माने क्या है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये कुछ उस डिपार्टमेंट के मुखिया होंगे। फॉर एग्जांपल ये होम मिनिस्टर है हमारे, और होम मिनिस्टर गृह मंत्री के पास कई सारे पोर्टफोलियो होते हैं, तो ये क्या हुआ, ये तो हो गए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और ये क्या हो गए, सिंपल प्लेन एमपी, है ना, वो मीम वायरल हुआ था प्लेन बीए, तो ये सिंपल एमपी है, सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो सिंपल एमपी भी ला सकते हैं एक कोई ऐसा विधेयक जो कि संविधान में अमेंडमेंट करने निकले, और सरकार तो लाती है। तो ये दोनों के दोनों, बोथ प्राइवेट मेंबर एंड मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस द बिल। कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, किसी भी हाउस में। जनरली बिल राज्यसभा में पेश होते हैं पहले, क्योंकि राज्यसभा अमर बॉडी है, लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, फिर नई लोकसभा आती है। तो ऐसे केस में लोकसभा में अगर कोई बिल हमने पहले भेजा और वो बिल वहां से पारित होके यहां चला गया, ये बेचारी हट गई, कुछ हो गया, वो बिल पता नहीं लटक गया, कुछ भी हुआ, तो ऐसे केस में क्या होता है, जनरली संविधान में छेड़छाड़ होने वाले बिल राज्यसभा में आते हैं, क्योंकि ये बॉडी अमर है, ये बॉडी कभी नहीं जाती है। अब फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, वो कौन से, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी। ठीक बात है। अब संविधान को अमेंड करने के रास्ते बताओ सर, जो मेजोरिटी पीछे बातें हो रही थी, तो अब 3 तरीके से रास्ते आते हैं इसमें, मेन वो क्या है रास्ते, सबसे पहला तो द सिंपल मेजोरिटी रास्ता। सिंपल मेजोरिटी, जितने भी लोग उस दिन आए हैं प्रेजेंट इन वोटिंग, बस उनमें से हाँ 50% लोग बोल रहे हैं, हाँ डन, बस सिंपल 50%, बस इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, हमारी 545, उस दिन मान लो आए 200 लोग, बस काम खत्म। ठीक है, अब 200 में से 100 लोगों ने भी हाँ बोल दिया ना, काम खत्म, डन है, जीरो, एकदम आगे बढ़ो, काम कहानी खत्म। अब ये आता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है, ये है 50% ऑफ टोटल एंड
टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां है गेम। फिर इसमें तीसरा होता है कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी तो हो ही हो, साथ ही रैटिफाई करे आधे से ज्यादा स्टेट की विधानसभाएं। हाँ, वो उनके यहां अपने स्टेट की विधानसभाओं में कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी पास, वो ये अपना पास माना जाएगा। ये तीनों के तीनों कहां लिखे होते हैं, 368 अपने आप कहता है कि ये वाले प्रावधान ऐसे करना, ये वाले प्रावधान ऐसे करना, और बचे हुए प्रावधान ऐसे करना। ठीक है, ये 368 की भाषा ही यही है जो आर्टिकल है हमारा। अब एक बार देखें साहब कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कैसे अमेंडमेंट है, कैसे कैसे है। तो 368 कहता है, मैं जानता हूं दो तरह की मेजोरिटी है, दो तरह के अमेंडमेंट, कैसे कैसे, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अच्छा साहब, अब सम अदर आर्टिकल्स अपने आप से कहते हैं फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, और उसमें लिखा हुआ होता है कि वो आर्टिकल्स ने अपने आप बोला है कि साहब सिंपल मेजोरिटी से बात कर लो, बात सारी इतनी रहती है। कुछ कुछ ऐसे प्रावधान हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम यूनियन एंड स्टेट्स की बात करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करते हैं, तो उसमें आर्टिकल 4 क्या कहता है, सिंपल, कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई संविधान में अमेंडमेंट हो रहा है, कोई नया आदित्य लैंड जुड़ रही है, इंडिया का पार्ट बन रही है, तो उसमें तो हम संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, शेड्यूल 1 में उसका नाम लिखेंगे, आदित्य लैंड को आदित्य प्रदेश लिखेंगे, जो भी करेंगे। तो ऐसे केस में ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, जैसे आर्टिकल 368 के तहत होता है। कई और भाषाओं में पढ़ोगे, आर्टिकल 64 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाना होगा, कुछ और भी रास्ते होंगे, तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी होगी, जो भी वो अभी आगे देख लेंगे। तो अपने अपने आर्टिकल्स में कुछ इस संविधान के कई कई पे लिखा हुआ है कि हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी, और 368 कहता है मैं तो जानता हूं दो तरह की मेजोरिटी, कौन सी वाली, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है साहब। अब अब जो कुछ कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो अपने आप कहते हैं कि साहब हमारे यहां तो चाहिए एकदम सिंपल मेजोरिटी हमारे वाले पार्ट को चेंज करने के लिए, और उसमें क्या चाहिए होगा, पार्लियामेंट का, दोनों हाउसेस का, मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस दिन खड़े हों, और बस वो सिंपल कानून जैसे बनता है नॉर्मली उसी तरीके से अपने 50% से ज्यादा लोग हाँ बोल के उसको डन कर दे, आगे बढ़ जाए, बस ऐसा होता है। अब साहब क्या क्या करना है, स्पेशल मेजोरिटी बताओ हमें क्या क्या लाके देना है, क्या क्या होगा, क्या मेजोरिटी ऑफ टोटल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसीज या एब्सेंटीज, टोटल मेंबरशिप से आधा हो, मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, दोनों हाउस, दैट मींस लोकसभा भी, दैट मींस राज्यसभा भी, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो इन जगहों पे हमें करेंगे क्या, इस जगह पे हमें मिलेगा क्या, जब आप किसी भी हाउस में देखते हो कि साहब कोई संविधान संशोधन बिल यहां पे पेश हुआ है, ऐसे केस में उस दिन उस हाउस में मैंडेटरी हो जाता है, खासकर अगर सरकारी बिल है तो सारे एमपीस को आना पड़ेगा, और सब लोग आते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ जैसे ही हमारी पार्टी ने बोला हम वैसे ही हाँ बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। दैट मीन्स उस दिन एक बड़ा बवाल होगा संविधान हमारे पार्लियामेंट में, और दोनों हाउसेज में वो बिल को पेश होगा, और जितने लोग उस दिन आए हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ 2/3 जो लोग आए हैं उस दिन, और अगर वो प्रेजेंट और वोट दे रहे हैं तो वो लोग तो हाँ बोले, साथ ही ये नंबर टोटल के आधे से ज्यादा हो, जैसे ये वाला अमेंडमेंट पेश हुआ था 103वां अमेंडमेंट, जब ईडब्ल्यूएस कोटा जब हमने दिया था। अब कुछ कुछ मेजॉरिटी प्लस कुछ कुछ जब स्टेट्स की जरूरत पड़ती है हमें, तो ऐसे केस में हम क्या करें, हम जब भी फेडरल प्रावधान, देश का संघीय ढांचा जब आगे पीछे हो रहा होगा, जैसे एग्जांपल अभी आगे देखेंगे हम कौन से एग्जांपल आते हैं उसमें, तो जब उस संघीय ढांचे की छेड़छाड़ हो रही होगी, तब ऐसे केस में हमें चाहिए होगा स्टेट्स का भी सपोर्ट, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन चेंज होने वाले हैं। जब वन और सम या कुछ स्टेट्स ने भले ही हां नहीं बोली हो, या वो ना भी नहीं बोल पा रहे हो, जिस दिन भी आधे से ज्यादा लोगों ने, आधे ज्यादा स्टेट्स ने, द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स ने हां बोला, वो बिल डन, क्लियर। यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई है कि स्टेट्स को कितने कितने देर में हां बोल देना है, विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर असेंट और नॉट गिव देयर असेंट, जो भी है। 101वां अमेंडमेंट ऐसे ही पेश हुआ था जीएसटी वाला। ठीक है भैया, अब आ जाओ तुम्हारे नंबर्स पे, एग्जांपल पे, क्या क्या तुम्हें जो अभी परेशानी लग रही है। चलो, क्या है स्ट्रेंथ हमारी, भाई लोकसभा देख लो 545, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की। अब उस दिन जो लोग आते हैं, मान लो 500 लोग आए, ठीक है भैया, 500 लोग आए थे उस दिन हाँ बोलने कि साहब लाओ बताओ कौन सा बिल है। अब जब लोगों ने पढ़ा, लोगों ने कहा ओ बाप रे बाप ये तो बड़ा तगड़ा बिल है, हम इसको हाँ नहीं बोलेंगे, तो कुछ ही लोगों ने वोट देने के लिए अपने आप को तैयार बनाया कि साहब हम वोट देते हैं, चलो वोट देंगे हम। अब ये लोग कौन से निकले, 390 निकले। हो सकता है इसमें सब हो, रूलिंग पार्टी भी हो, ऑपोजिशन भी हो, दोनों मिला के, रूलिंग प्लस ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे एक ही पार्टी के लोग हैं, नहीं, इतने सारे लोगों ने बस हाँ या ना बोलने के लिए, वोट देने के लिए अपने आप को एग्री किया, बस। अब इस बिल को अगर पेश होना है और इस बिल को पारित होना है यहां से, तो इसकी हालत देखो क्या होगी। मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा क्या है हमारी, 543, दो हमारे वो होते थे एंग्लो इंडियन को हमने हटा के, चलो छोड़ो। अब 50% इसका आधा कितना हुआ, 271.5। अभी आधा आदमी कहां से लाएं, आधा तो नहीं होगा, दैट मींस 272।
ठीक है, ये जादुई आंकड़ा बन गया एक। तो अब पूरी काउंटिंग होने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि इस नंबर से ऊपर है कि नहीं मामला। और अब जो लोग उस दिन वोट दे रहे हैं 390, ये 390 का 2/3 कितना होता है 260। इतने लोगों ने अगर हां बोला है 390 में से 2/3 लोग 260, तो अब ये बिल उस दिन पेश हुआ माना जाएगा, साहब पारित हो गया क्योंकि इतने लोगों ने हां बोली है। अच्छा साहब ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं लेकिन 260 नंबर तो इससे कम है, दैट मींस ये बिल अब फेल हो जाएगा। क्यों? भले ही 390 में से इतने ज्यादा हाई नंबर ने 260 ने हां बोला हो, लेकिन वो नंबर टोटल से कम है। हमें दोनों चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। उस दिन जो लोग आए हैं और वोट देने को रेडी हो पाए हैं, 500 लोग आए थे, 500 में से 110 ने मना कर दी। साहब हम नहीं हाँ कह रहे इसके लिए, ना हम ना कह रहे हैं। हम जनता को क्या जवाब देंगे बाहर जाके कि हमने हाँ नहीं बोला, हमने ना नहीं बोला, जो भी है भैया हम तो नहीं कह रहे। तो जब 500 में से 390 लोगों ने प्रेजेंट एंड वोटिंग खुद को वोट देने के लिए अपने आप को अपने कलेजे को मना लिया, अब 390 में से हमें कितने चाहिए थे 2/3 इतने हो गए। अगर इतना नंबर भी आ गया तब भी ये नंबर इससे कम है। दैट मींस इन्हें 390 में से 223 तो ये इतने हो गए, इन्हें 12 लोग और चाहिए 260 में से। 260 प्लस 12 अगर और हो जाए प्लस 12, तब माना जाएगा 390 में से कि हाँ साहब इतने लोगों ने आज इतने लोगों ने प्रेजेंट वोटिंग में हाँ बोला और वो नंबर जादुई आंकड़े से भी ऊपर है, तब वो बिल पास होगा, ये अपना पास होगा। अब आगे चलो, और क्या कहानी है। जब हम कर रहे हैं सिंपल जब हम कर रहे हैं अब ये जो हमारा जो स्पेशल मेजोरिटी है, तो इसमें टोटल मेंबरशिप तुम्हारी कितनी है भैया 200, ये आपकी 272 और टू थर्ड ये हमारा कितना माना जाएगा 260। रिक्वायर्ड कितना होगा 261। तो एटलीस्ट वो लोग उस दिन ये भी 2/3 लोग हाँ बोल रहे हो, लेकिन वो 261 जो है इट इज लेसर देन 272। वो बिल पेश नहीं हो पाया। वो बिल पेश हुआ लेकिन फेल हो गया। वो बिल पेश हुआ लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। वो बिल की हत्या हो गई उसी हाउस में वहीं के वहीं पे। ठीक है साहब, अब चलो जरा जहां पे स्टेट भी चाहिए होते हैं हमें, तो सेम चीज 272 तो हमें यहां चाहिए क्योंकि टोटल मेंबरशिप का आधे ज्यादा होता है। अब 390 में से 2/3 का नंबर कितना मान जाता है 260, ये 261 मान लो। अगर यहां पे आ जाए मान लो 295, चलो ओके ठीक है। अब 295 इससे ज्यादा है, चलो ओके डन। दैट मींस पार्लियामेंट ने उसको पेश किया और पारित कर दिया। पार्लियामेंट ने अपने हाउस में लोकसभा में अपने इस बिल को पेश किया और इतने लोगों ने उस दिन हां बोली। 390 में से 295 लोगों ने मान लो अगर हां बोल दी है तो वो नंबर आधे ज्यादा है पूरे की के, और अब वो बिल पार्लियामेंट से पास हुआ माना जाएगा। लेकिन अब वो जा रहा है स्टेट्स के पास भी, क्योंकि हमें चाहिए कुछ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, इनका सपोर्ट। यहां पे कितने हमारे स्टेट हो गए टोटल, हमारे 29 के आसपास 28-29 स्टेट्स हैं। तो रिक्वायर्ड हमें 15 स्टेट्स की विधानसभाओं से, 15 स्टेट्स का जो हमारी विधानसभाएं हैं इनके यहां से हमें हाँ चाहिए। अब ये लोग कैसे हाँ करेंगे अपने यहाँ पे, ये लोग अपने यहां से हाँ करते हैं सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से। जितने भी लोग उस दिन विधानसभा में आए, जितने भी एमएलए लोग, उन लोगों से वो लोग अपने हाँ करते हैं, डन करते हैं, बिल आगे बढ़ जाएगा बस। अब इतने सब कारनामे के बाद जब ये बिल पेश होगा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास उनकी डेस्क पे आएगा, राष्ट्रपति बोलेंगे बाप रे बाप तुमने तो पास करा लिया। पीएम साहब बोलेंगे कर दिया, अब साइन करो चुपचाप अभी के अभी 5 मिनट के अंदर। तब वो उन्हें राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है साहब, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस जो उस दिन आए हैं और वोट देने के लिए अपने आप को मना चुके हैं। तो ये जो लोग उस दिन आए उस दिन बस ये लोग हाँ बोल दें, जितने भी लोग उस दिन आए हैं उसमें बस आधे ज्यादा। अब ये सिमिलर कहां से है, जैसे हम ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस देखते हैं। कोई भी कानून जब आता है, कोई एक्ट जब आता है, आधार एक्ट हो गया, कोई और मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, कोई और एक्ट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया, कुछ भी हो गया जो एक्ट होते हैं, तो अगर जैसे ही एक्ट पारित होते हैं, एक्ट होते हैं सिंपल मेजोरिटी से, और अगर वैसे हमारे ये जो एक्ट हुए बनते हैं वैसे ये एक्ट की तरह कुछ संविधान में अमेंडमेंट ऐसे भी हो जाता है सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से। ये अमेंडमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368। जैसे क्या, जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ हमने बढ़ाई थी, हमारे 31 से 34 हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने एक बिल पेश किया और उस बिल में हमने सिंपल बोला कि साहब कितने लोग आए हैं इस दिन, इतने लोग इतने आए हैं, ठीक है, इनमें से इतने लोग आधे बोल रहे हैं हाँ डन बस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50 मेंबर्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट वोटिंग कितने हो गए हमारे 390 के, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, ये 500 में से 390 लोग तो वो थे जो वोट देने के लिए खुद को राजी कर चुके थे। अब इसका आधा कितना होता है 195। रिक्वायर्ड कितना माना जाएगा 196 फॉर सिंपल मेजोरिटी। जहां स्पेशल की बात हो रही है वहां पे कितना है 261, तो 2/3 है, पर वो 272 का कम है वो नंबर, तो कम से कम 272 से ऊपर तो वो स्ट्रेंथ चाहिए इन द फिगर ऑफ 390। नाउ कौन सी मेजोरिटी कहां पे क्या क्या काम करती है। अब एज पर आर्टिकल 249 पे आ जाओ। ये 249 368 के बाहर है, ऑफ कोर्स पहले ही है उसके। क्यों जरूरी होती है इसकी, इसको देखो, ये बॉडी कौन सी हमारी, ये है हमारी राज्यसभा।
अब राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसे लोगों का समूह है जिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम कहते हैं कि ये अपने अपने स्टेट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब भी पार्लियामेंट को, पूरी पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, जब इन लोगों को कोई स्टेट के कोई टॉपिक के ऊपर कानून बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेट लिस्ट मैटर, कोई स्टेट के ऊपर वाला कोई टॉपिक, जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट पता क्या होती है? पुलिस हो गई, लैंड हो गई, कोई हमारी लॉ एंड ऑर्डर हो गई, ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो स्टेट्स के लिए होते हैं। अब ऐसे केस में पार्लियामेंट कहते हैं नहीं, हम भी बनाएंगे इनके ऊपर कानून। तब वो तब बना सकती है जब राज्यसभा पहले से रेजोल्यूशन पारित करे और राज्यसभा बोले अपनी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा खड़े होकर सामने कि हां साहब पार्लियामेंट एक एक्ट बनाए फॉर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स के लिए। मान लो ये 3 स्टेट्स को चुन लिया इसने भाई पार्लियामेंट ने और बोला कि साहब राज्यसभा कहती है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो कि अभी ज्यादा परेशान हो गए, तो इनके लिए एक स्पेशल पुलिस बने जो इन सबके सारों को गवर्न करने के लिए बने। तब ऐसे केस में पार्लियामेंट एक एक्ट बना सकती है, लेकिन वो कब? जब राज्यसभा ने उसको अपने आप से रेजोल्यूशन एक देके उसको पावर दियो पार्लियामेंट को। ठीक है, इसकी लैंग्वेज समझ में आई? 249 की 249 की लैंग्वेज क्या कहती है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर। कब? जब वो वजह हो नेशनल इंटरेस्ट में, पहली बात तो। और ये कैसे होगा? 249 यही कहता है कि पार्लियामेंट कब बना सकता है? इफ जो राज्यसभा हो वो एक रेजोल्यूशन पारित कर दे, पास कर दे बाय ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जो उस दिन आए हैं और वोट देने के लिए राजी हो। दैट मींस कितने? 245 मान लेते हैं, 245 है। अब इसमें से मान लो उस दिन आए थे 200 लोग, ठीक है, 200 लोग उस दिन आए हैं। अब 200 लोगों में से मान लो सब लोग बोल रहे हैं हाँ साहब हम वोट देंगे, ठीक है, डन है। तो इसमें से 2/3 लोग, 2/3 लोग, 200 का 2/3 करो, जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर उस दिन प्रेजेंट वोटिंग ये लोग अगर हैं, तो इन लोगों का 2/3 ज्यादा नंबर वो हाँ बोल रहा हो कि हाँ साहब ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में अलग तरह की पुलिस चाहिए जो बिल्कुल जो है आराम से पूरा कंप्यूटर और पूरा कैमरे से लैस हो, बढ़िया इन पे मिसाइलें हो हाथों में। तो वो कब हो सकता है? जब ऐसे राज्यसभा कोई ऐसा बिल कोई अपना ऐसा रेजोल्यूशन पारित कर दे। ठीक है भैया, अब नंबर देख लो। उस दिन 245 में मान लो वेकेंट सीटें 45 है, मेंबर्स उस दिन कितने आए? 45, ये हमारे हटा के 200। अब 200 का 2/3 कितना हो गया? 122। दैट मींस 123 लोग चाहिए होंगे राज्यसभा में उस दिन एमपीज, जो लोग हाँ बोल रहे हो कि हाँ साहब वी वांट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट, वी वांट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सम टॉपिक, पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन ए मैटर, ऑन ए टॉपिक ऑन अ मैटर, चलो कुछ भी लिख लो आपको जो समझ में आए, ऑन अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। ये ऐसा हुआ है जब पार्लियामेंट को लगा है कि हाँ साहब हमारे लिए जरूरत है कि हम स्टेट्स के मैटर में इंटरवीन करें, तब पहले बोलते हैं राज्यसभा को कि भाई राज्यसभा तुम क्योंकि राज्यों की हो, तुम क्योंकि राज्यों से बन के आई हो, राज्यसभा जो हमारे ऊपर बैठती है यहाँ पे हमारी दिल्ली में, अब क्योंकि तुम लोग अब क्योंकि तुम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तुम वो लोग हो जो अपने अपने स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करने आए हो, तो भाई तुम लोग पहले अगर हाँ बोलोगे तब जाके पूरी पार्लियामेंट कोई नया एक्ट ला पाएगी। चलो साहब, अब ये कुछ है हमारा आर्टिकल हमारा 61, ये क्या कहता है? जब राष्ट्रपति जी को हटाना हो, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग जब लगाना होगा, तब ऐसे केस में रास्ता क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो लिखा है आर्टिकल 61 में। ये 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। क्या है? स्पेशल मेजोरिटी है ये, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 रिक्वायर्स क्या? मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सुनना ध्यान से, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 545 की टोटल स्ट्रेंथ देखो ये होती है लोकसभा की, और इसमें से निकालो स्पेशल मेजोरिटी कैसी जब इसकी मानी जाएगी टोटल, वो कितनी है? 364। ऐसे ही राज्यसभा में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 क्या निकलेगी? 164। जब इतने लोग दोनों हाउसेस में हां बोल रहे हो कि हाँ साहब ये वाले राष्ट्रपति को हमें हटाना है, तब ही जाके वो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, उसके पहले नहीं। उसके अलावा कोई नहीं हटा सकता राष्ट्रपति को। अब इसके अलावा एब्सोल्यूट मेजोरिटी जब सरकार बनानी होती है, यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है भैया? ये है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। कि साहब 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जिसको हम कहते हैं, ये कोई दिखा दे, कोई भी मंत्री हो, कोई भी जो अपने आप को पीएम का दावेदार मानता है, फॉर एग्जांपल मोदी जी, या मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह सरकार, या उनसे पहले कोई और सरकार, या उनसे पहले कोई और सरकार, तो उनको ये जादुई आंकड़ा दिखाना पड़ेगा अपने हाउस के या अपने फ्लोर पे कि हाँ साहब इतने लोग हमारे साथ हैं और ये हमारा सपोर्ट देने को तैयार है। ठीक है भैया। नाउ
फिर आती है इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है जब उपराष्ट्रपति जी जैसे कोई पद पे कोई लोग हो, उनको हटाना हो, कुछ भी कराना हो। ये क्या होती है? टोटल स्ट्रेंथ में से वो लोग हटा दो जो कुर्सियां खाली हैं, ठीक है, जो कुर्सियों पे लोग नहीं आए हैं, तो अब उसको हटा दो। वो क्या बनेगी? हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी। अब मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या बनी? टोटल स्ट्रेंथ माइनस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी मत लिखो, इसको लिखो इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या मानी गई? उस दिन आने वाले सारे लोग कौन से हैं, जो लोग एब्सेंट नहीं है और जो लोग हमारे जो कुर्सी खाली नहीं है, ठीक है, वही लोग हैं। तो अब मेजोरिटी क्या मानी जाएगी? इफेक्टिव मेजोरिटी 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ कोई भी हाउस, जिस भी हाउस में वो चर्चा होने जा रही है पार्लियामेंट में उस दिन। बस फॉर एग्जांपल अभी राज्यसभा है, 245 में से 45 कुर्सियां वेकेंट है, तो 200 लोग उस दिन आए, तो 200 लोगों की आधे ज्यादा स्ट्रेंथ को क्या माना जाएगा? इफेक्टिव मेजोरिटी। बस 101 लोग अगर उस दिन हाँ बोल रहे हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी से उस बिल को पेश पारित माना जाएगा। क्या क्या काम होते हैं इससे? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब काम होते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी इज एम्प्लॉयड इन कहां पे? ये हमारा आर्टिकल 94 कहता है क्या? रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है भैया। फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर 179C ऑफ द स्टेट की विधानसभाएं। तो जब इन लोगों को हटाना होगा तब क्या यूज होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होगा। क्या इफेक्टिव मतलब कारगर मेजोरिटी तो यही है ना। 245 में से 45 लोग तो एब्सेंट ही है बेचारे, आते ही नहीं है, तो अब उनको हटा दो। फिर अब जो 200 लोग हैं इनमें से आधे ज्यादा लोग हाँ बोल रहे हो, तब माना जाएगा हाँ साहब ठीक है, अब ये साहब हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई। अब इन मेजोरिटी से क्या क्या पेश पारित, क्या क्या हुआ है वो देखना है। तो अब वही देखो साहब, जब भी नया स्टेट को या तो एडमिट करना हो या एस्टैब्लिश करना हो, सुनना ध्यान से, नए स्टेट को जब भी एडमिट करेंगे या एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या यूज हो रहा होगा? सिंपल मेजोरिटी, ठीक है भैया। कई सारे प्रावधान है संविधान में जो हमारे प्रावधान अमेंड हो पाते हैं सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से बाय द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और ये 368 के स्कोप के बाहर है। ध्यान रखना क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज या नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है भैया। किसी भी स्टेट में जब विधान परिषद को हटाना हो या बनाना हो, एबॉलिशन और क्रिएशन। इसके बाद सेकेंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि इनके सारे जो हमारे जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, हमारे मेंबर्स हैं, इन लोगों के लिए, स्पीकर साहबों की, जजों साहब की, इनकी क्या क्या सैलरी, तनख्वाह, अलाउंस, प्रिविलेज क्या क्या है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करनी हो तो ये कैसे चाहिए होगी? सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से। फिर पार्लियामेंट में कोरम क्या माना जाता है? कोरम माने अभी जो प्रेजेंट के हिसाब से 1/10, कि अगर 543 है तो अगर 55 लोग आए हैं तो हम कहते हैं हाँ साहब आज की पार्लियामेंट प्रेजेंट है, कोरम प्रेजेंट है, कोरम इज इन द हाउस। बस कोरम क्या होती है? द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर ए सेशन टू बी कॉल्ड ए सेशन, कि साहब हाँ आज का सेशन कब माना जाएगा? जब 55 लोग तो एटलीस्ट लोकसभा में आ जाए, वो क्योंकि अभी के हिसाब से, हालांकि ये नंबर आगे चेंज हो सकता है, पर कोरम की डेफिनेशन क्या है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। बस अगर इतने 10% लोग भी हैं तो हम बोलेंगे हाँ साहब ठीक है, इतने लोग आ गए तो अब सेशन करो आगे, ठीक है स्पीकर साहब आगे की चर्चा बढ़ाओ। अब सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जब इसको चेंज करना होगा सिंपल मेजोरिटी अगेन। अब पार्लियामेंट में कोई अपना रूल चेंज, अपना कुछ आगे पीछे चेंज करना होगा तो वो भी हो सकता है। पार्लियामेंट की प्रिविलेज, उसके मेंबर्स की अपनी इम्यूनिटी, कोई कमेटी की अपनी इम्यूनिटी जो भी चाहिए होगी। फिर इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी कि नहीं होगी पार्लियामेंट में। फिर इसके अलावा कितने जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। फिर इसके अलावा कितने और हमारे कुछ भी और सुप्रीम कोर्ट को और कोई ताकत देनी है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज रखें, कौन सी नहीं बनाएं, तो इसके लिए भी सारी हमारी यूज क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी होती है। फिर नागरिकता, फिर इलेक्शंस, फिर डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है? जब हम बाउंड्रियां बनाते हैं। बाउंड्रियां, ये अभी टॉपिक आपके आगे आएगा और आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। बाउंड्रीज कौन सी? कि अब इसमें से हमारा चुनाव कहां से होना है। जैसे मान लो आप जिस भी जिला से हो, बलिया, बदायूं को कहीं से भी होंगे आप, कुंडा, प्रतापगढ़, तो उस एरिया में से कितने विधायक जाएंगे, कौन से वार्ड में से कितने एमएलए, एमपी, क्या कौन लोग कहलाए जाएंगे साहब, इतने एरिया, इतने क्षेत्रफल में से, तो उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन करना, डिलिमिट करना। अब यूनियन टेरिटरीज के अराउंड कुछ भी चेंज करना होगा, सिंपल मेजोरिटी, डन। 5th शेड्यूल में कोई छेड़खानी करनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड, कुछ भी जो हमारी जगह है, तो इन 5th शेड्यूल्स, जो हमारे 6th शेड्यूल है, इन एरियाज में कुछ भी चेंज लाना होगा, करना होगा, क्योंकि ये एरियाज बहुत ही सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव। तो इन एरियाज में छेड़खानी करने के लिए, इन 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल को ही छेड़खानी करने के लिए क्या यूज होगा? हमारी सिंपल मेजोरिटी होगी अगेन यूज। चलो साहब, नाउ अब चलते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 की बात हो रही है, तो प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस फीचर, बाय दिस हमारे वे, क्या क्या है इसमें? फंडामेंटल राइट्स को अगर चेंज करना होगा देन वी नीड अ स्पेशल मेजोरिटी। दैट मींस क्या? 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जो कि 50% से ज्यादा हो पूरे टोटल के। डीपीएस भी चेंज करना होगा, तो ये सब क्या मानेगा? ये हमारे स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होने वाले कुछ और ये हमारे कुछ ऐसे प्रावधान। नाउ
कोई और प्रावधान भी विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। अभी थर्ड कैटेगरी भी आने वाली है, वो क्या है, मेजोरिटी प्लस स्टेट्स। तो वो जब उसकी जरूरत नहीं हो और सिंपल वाली जरूरत नहीं हो तो क्या यूज होंगे, ये वाला तरीका जो हमारी स्पेशल मेजोरिटी होती है, टाइप हमारी टाइप 2 कहलाती है। चलो साहब अब इस पे आ जाओ, मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स का सपोर्ट कब कब यूज होगा, जब भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड उसका तरीका, जब भी उसमें छेड़खानी करनी होगी, देन वी नीड स्टेट्स का सपोर्ट। अब एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, क्यों, क्योंकि अब यूनियन की पावर को हम चेंज करने जा रहे हैं और सेंटर हमारी कुछ और अब नए काम कर सकती है जो पहले शायद स्टेट के पास होते, या हम स्टेट से कोई चीज उनको और देने वाले हैं और स्टेट बोले अरे साहब इसकी जिम्मेदारी हमें क्यों दे रहे हो, नहीं नहीं हमें मत दो। तो ऐसे केस में तब हम स्टेट्स का भी सपोर्ट मांगते हैं कि साहब हमेशा चेंज करने जा रहे हैं संविधान में, वी नीड एन आंसर, यस एटलीस्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अराउंड जब हमें कुछ भी हमें कोई कोई नई बेंच बनानी हो, हाई कोर्ट्स हमें एक्सटेंड करने हो, बड़ी जगह और करनी हो, तो हम बुलाते हैं कि साहब स्टेट्स को भी कि साहब आपका सपोर्ट हमें हमको चाहिए होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाना और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह वगैरह को अगर बढ़ाना हो तो हमें स्टेट्स का सपोर्ट नहीं चाहिए। पर जहां भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हम इनकी बात करते हैं, साहब सुप्रीम कोर्ट की और बेंच कहां बने, नागपुर में बने, बॉम्बे में बने, कहीं और बने, तब हम बुलाते हैं साहब कि भाई स्टेट्स आप लोग भी सपोर्ट करो, इसमें बताओ क्या करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, कानून बनाने के लिए किस टॉपिक पर किस स्टेट की या किस यूनियन की कितनी पावर रहेगी, ऐसे केस में क्योंकि हम सेंटर और स्टेट का रिलेशन चेंज होने वाला है, देन वी कॉल फॉर एक्शन इनटू हमारे स्टेट्स का सपोर्ट भी। तो आ जाओ भैया, आप लोग भी आ जाओ। नाउ जीएसटी काउंसिल में कुछ चेंज करना हो, जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स का मेजोरिटी कम ज्यादा करनी हो, फिर एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर हमारी स्टेट लिस्ट प्लस हमारी जो ये होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो जब इन लिस्टों में छेड़खानी करनी हो, फिर पार्लियामेंट में स्टेट्स का प्रतिनिधि करना, दैट मींस चेंज इन राज्यसभा, चेंज इन राज्यसभा, चेंज इन राज्यसभा। फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ और उसका प्रोसीजर जो कि आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। तो अगर 368 में ही कोई चेंज करना होगा तो भैया इसका रास्ता क्या रहेगा, स्टेट्स को बुला के, स्टेट्स को पूछ के कि भैया ये बिल हम लेके आए हैं, इस बिल में वी वांट योर ओपिनियन एंड वी एटलीस्ट वांट 50% ऑफ यू गाइस सेइंग यस, ठीक है भैया। अब जो अमेंडमेंट का रास्ता है, ये अमेंडमेंट का रास्ता कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, इसमें क्या है, इसमें बुराई लिखाई क्या है, लाओ बताओ। तो अब पहली बात तो ये है, जैसे यूएस में होता है, क्या होता है यूएस में, यूएस में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये किसी और देश में भी होती है। ये क्या होती है कि जब भी संविधान में छेड़छाड़ करनी होगी तब पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज जैसा कुछ बनेगा, वो क्या कहलाएगा, संवैधानिक कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो भी कह लो आप उसको। हमारे ऐसा कुछ नहीं, पार्लियामेंट है जो है, नो प्रोविजन फॉर ए स्पेशल बॉडी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा कन्वेंशन। अब स्टेट्स कुछ कह ही नहीं पाते क्योंकि यूएस में तो सब कुछ स्टेट्स के हाथ में, स्टेट्स कैन नॉट इनिशिएट द अमेंडमेंट, सॉरी नो, ओनली पार्लियामेंट कैन। हमारे यहां तो कब हो सकता है स्टेट्स कोई बात कह पाते हैं, जब स्टेट्स ये कहते हैं कि भैया हमारे और हम जो भाई हम दोनों स्टेट्स हैं तो हम दोनों स्टेट्स के लिए विधान परिषद बना के दे दो, पासिंग अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन या एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन देयर स्टेट्स। फॉर एग्जांपल यूपी है, अब अगर यूपी का जो विधान परिषद है, जैसे विधानसभा होती है वहां की, जो हमारे लखनऊ में है, इसके साथ लखनऊ में एक विधान परिषद भी है जहां पे एमएलसी लोग बैठते हैं। तो एमएलए के साथ ही होते हैं, एमएलसी भी होते हैं, जब कुछ लोग इलेक्ट नहीं हो पाते तो वो लोग एमएलसी के माध्यम से बन जाते हैं। चलो साहब कोई बात नहीं। नाउ अगर यूपी कहे कि साहब मुझे नहीं चाहिए ये 150-200 लोग एमएलसी जो बने बैठे हैं यहाँ पे, जरूरत नहीं है इनकी मुझे, तो ऐसे केस में यूपी क्या करेगी, अपने विधानसभा से एक बिल पेश करेगी। वो बिल एक रेजोल्यूशन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि भैया हम पार्लियामेंट से विनती कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की विधान परिषद हटा दो। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो अपनी विधान परिषद है, अगर ये लोग उस विधान परिषद को हटाना चाहें तब ये पार्लियामेंट से विनती करेंगे, कैसे, एक रेजोल्यूशन के माध्यम से। और वो ही है तरीका स्टेट्स के पास जब ये अपनी कोई बात कह पाते हैं कि संविधान में छेड़छाड़ करो सर, लेकिन प्लीज हमारे कहने पे। ये इकलौता एक ही एक्सेप्शन है, इसके अलावा स्टेट्स कभी भी पार्लियामेंट में चेंज करने के लिए कोई पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं कि संविधान में क्या चेंज करना है, कुछ जो पार्लियामेंट चाहिए वो होगा। नाउ संविधान ये भी नहीं बताता है कि अगर स्टेट्स का आपको हाँ रजामंदी चाहिए तो उसका टाइम फ्रेम क्या है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, नहीं मालूम। अगर सारे स्टेट्स ने 15, भाई हमारे 30 में से 15 स्टेट्स ने हाँ बोल दिया, डन, बस क्लीन बात। नाउ कोई भी जॉइंट सेटिंग का प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर लोकसभा राज्यसभा में डेडलॉक हो जाए, अटक गए दोनों के दोनों, तो ऐसे केस में उस बिल की हत्या निश्चित है। वो बिल बेचारा अटक गया पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा ने मना कर दिया, ले हो गया काम। अब ना उसकी जॉइंट सेटिंग है, ना उसका डेडलॉक रिजॉल्व करने का तरीका, कुछ नहीं है। नाउ संविधान का मेजर पार्ट
कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय आइदर स्पेशल और आइदर सिंपल। तो क्या ही मतलब रह गया? हमारे कुछ जगह हैं जहां पे हमें स्टेट्स की जरूरत पड़ती है। यहां पे इंडिया में हाफ और यूएस में 3/4 स्टेट्स। सोचो, इमेजिन करो, 50 स्टेट है वहां पे यूएस में, 50 का 3/4 करो जरा। तो जब ये 3/4 करोगे, इतने स्टेट्स की हाँ चाहिए होगी वहां ये इसमें हमारे यूएस में, कि इतने लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे स्टेट्स, तब तक वो बिल पेश नहीं माना जाएगा, ये हमारा पारित नहीं माना जाएगा। अब जो प्रोविजंस हैं बहुत ही स्केची है। स्केची मतलब कभी कभी छेड़छाड़ जब करते हैं तो ऐसे केस में कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने चेंज किया था एनजैक, एनजैक क्या है? हमारे क्या है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। जब हमने इसको चेंज किया था और इसको जुडिशरी ने बोला था कि ओए ये नहीं चलेगा, हटाओ इसे, बंद करो। तो अब ये क्या हुआ, कुछ प्रोविजन ऐसे थे कि इस केस में क्या होता है, तुरंत 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 केस हो जाता है, और कई बार लिटिगेशन हो जाता है, कई बार मैटर सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना 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 नहीं होगा। नाउ अब लेकिन फायदा बहुत है, नुकसान बहुत है, जैसा भी है, एक बार समझने में क्या दिक्कत है। अब इन डिफेक्ट्स के साथ भी ये नहीं कह सकते हम कि प्रोसेस ने हमारा काम आसान नहीं किया है या स्मूदन नहीं किया है। हमारे जो भी है, ये हमारी प्रोसेस सिंपल भी है, हमारी प्रोसेस सक्सीडिंग भी है। कैसे कैसे जब जरूरत पड़ी है पार्लियामेंट में ने हमारे सब लोगों ने मिलके, एमपी लोगों ने मिलके चेंज तो किए ही है, और चेंज होते गए। देखो साहब, 103वां अमेंडमेंट, 105वां अमेंडमेंट, 110वां अमेंडमेंट, इवन 130वां अमेंडमेंट का बिल भी आ रखा है, लो भैया। तो ऐसे केस में मतलब क्या है कि हमारे बिल ऐसे ऐसे हैं जो चेंज करना चाह रहे संविधान को, जब जब समय समय पे हमारे कंडीशन, जरूरतें सब कुछ चेंज हुई हैं। ठीक है भैया। अब प्रोसीजर इज नॉट सो फ्लेक्सिबल कि सब कुछ ही चेंज कर डालें। रूलिंग पार्टीज कुछ भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट कहती है बेसिक स्ट्रक्चर मत भूल जाना, और इसके अलावा खाली बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, प्लस ऑल्सो प्लस 368। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा देश का, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है कि संविधान में मूल भावना है, उसको आप छेड़ोगे। दूसरी चीज, कुछ 368 के तहत प्रावधान है जो कि आसान नहीं है। उसमें जब 2/3 मेजोरिटी की बात होती है ना, तब रूलिंग पार्टी को चाहिए होता है ऑपोजिशन का भी साथ, कि भैया हमारे पास इतने नंबर नहीं है, आपका भी हमें सपोर्ट चाहिए, तब जाके हम इस बिल को पेश कर पाएंगे, सॉरी पारित कर पाएंगे। अब ये इतना टफ भी नहीं है कि कुछ चेंज ही नहीं हो पाया, लो साहब कुछ हमारे अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे आगे के समय के हिसाब से, कुछ चेंज करना नहीं करना हो ही नहीं पा रहा क्योंकि साहब बहुत ज्यादा टफ हो गया, नहीं। तो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने स्मूदन किया है, सिंपल रखा है, चीजें हुई हैं, हो पाई हैं। यही बोला था नेहरू जी ने। क्या बोला था? कि भाई हम चाहते हमारा संविधान सॉलिड हो, परमानेंट हो, परमानेंट, हम चाहते हमारा संविधान सॉलिड हो, परमानेंट हो, जितना हो चाहे हो सके वो, ठीक है भैया। लेकिन नेचर में कुछ परमानेंस नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज, देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप संविधान को एकदम रिजिड और परमानेंट कर दोगे, देन आप क्या कर दोगे, आप नेशन की ग्रोथ रोक दोगे, क्योंकि आगे चल के जब कभी चेंज करना होगा तो हम कर नहीं पाएंगे, एंड यू विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा संविधान अमर रहे, यस, पर अमर ऐसा भी रहे कि उसमें कुछ भी कब चेंज करना हो कर सके हम, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है कि उसको पूरी हर दिन सुबह उठ के चेंज करते रहे, नहीं, जब जरूरत पड़े तब कर लेना चाहिए। अब अंबेडकर जी का इस पर क्या कहना था वो सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि असेंबली, हमारी संविधान सभा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हमारी संविधान सभा ने अपने आप ही बोला है कि हम कोई बहुत ज्यादा, हम एक संविधान को एकदम फाइनल बना डालें, लो साहब फाइनल हो गया, और हमारा संविधान जो है इनफॉलिबल है, कि अभी संविधान झुकेगा ही नहीं, कभी किसी भी चीज से कुछ नहीं हो सकता। तो हम जब लोगों को, हम उन लोगों को जब उनका अधिकार दे रहे हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे चाहे कनाडा में हो, जैसे चाहे किसी और देश में हो, तब हम ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा पूरा मौका दे रहे हैं कि जब जब आपके समय को आपको लगे कि जरूरत है तो आप चेंज कर लेना। हमारी संविधान सभा पीछे हट रही है इस मामले में कि हम संविधान को बिल्कुल एकदम बना देंगे, अरे नहीं हिलने वाला, कुछ नहीं हो सकता। हम आपको पूरा मौका देंगे आगे आने वाले समय में, पार्लियामेंट्स को, आगे आने वाले समय में लोगों को, जनता को, कि आपको लगेगा जरूरत है चेंज करने का तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका प्यारा चैप्टर जो हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भैया। अब आगे क्लास में आप पढ़ना बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट्स करो, हम बैठे हैं यहाँ पे, मैं बताऊंगा आंसर, और भी लोग बताएंगे, हमारी टीम लगी होगी। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।